कैसे वो यही दांव पेच खेल करके सौदेबाजी करके चारों सदन के मेंबर हो गए। कोई देश में ऐसा नेता नहीं मिलेगा जिसने हर जगह से इस्तीफा दिया, जो सदन जाता है और बीच में छोड़ के भाग जाता है। तो ऐसे रणछोड़ दास को बिहार की जनता कितना स्वीकार करेगी, ये तो इतिहास है, उनका ही इतिहास है। मिला तो था उनको लोकसभा में 5 सीटें, कैसे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं किसको लड़ाया था चुनाव, जब बताएंगे क्या? 2 पर खुद लड़ गए, 3 को बेच दिए। केंद्र सरकार का यह काम है। तो राजनीतिक अस्थिरता लाने के लिए जहां उनकी सरकार नहीं रहती है, जहां उनका बेस कमज़ोर होता है, वहां स्थापित लोगों को कमज़ोर करने के लिए वो केवल केंद्र सरकार उसका इस्तेमाल करती है। तो इन चीज़ों में, राजनीतिक हलचल में उपेंद्र जी हमेशा फंसते रहे हैं। उनको लगता है कि अब इधर कुछ नहीं होने वाला तो उधर कुछ होने वाला है, उधर कुछ नहीं। जहाँ उनको दिखता है कि कुछ बड़े आसार हैं, वहाँ वो घूम जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी एक नई पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के बाद उन्होंने विरासत बचाओ नमन यात्रा शुरू किया। एक पहल उनका खत्म हो चुका है और अब दूसरी पारी का 15 तारीख से है कि दूसरा पड़ाव 15 तारीख से शुरू हो रहा है। और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने ध्यान केंद्रित करवाते हुए कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जदयू में थे, जो नीतीश कुमार के चहेते थे, नीतीश कुमार को मानते थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जो महागठबंधन में चले गए हैं, करप्शन की वजह से वो लोग सभी हमारे तरफ आ रहे हैं। और नीतीश कुमार पे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि अब जदयू मरणासन की स्थिति में है और दयनीय स्थिति हो गई है नीतीश कुमार की। और इसी मुद्दा पे बात करने के लिए आज हम आए हुए हैं हम में, और हम के प्रवक्ता श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन में जो गए हैं उसकी वजह से सभी लोग नाराज चल रहे हैं। आप क्या कहिएगा इस पे? महागठबंधन में उपेंद्र जी जब गए थे तो शायद उनको याद नहीं है कि केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए और उसके बाद धरना प्रदर्शन किए घूम रहे थे, और उसके बाद महागठबंधन का हिस्सा बने, महागठबंधन से चुनाव लड़े, एक नहीं 2-2 जगह से चुनाव लड़े। और जब हर जगह जनता ने उनको नकार दिया, तब फिर विधानसभा के चुनाव में चले गए ओवैसी साहब के साथ, और उसके बाद फिर नीतीश जी के साथ जाकर के अपने पार्टी का ही विलय कर दिया। तो सबसे पहले तो जनता के प्रति और अपने उन कार्यकर्ताओं के प्रति जिन्होंने दशकों उनको अपना समय दिया, उनको उन्होंने कहाँ छोड़ दिया, कहाँ गंगा जी में डुबा दिया, उनकी विरासत को कौन देखेगा? ये तो पहले उनको अपना जवाब देना चाहिए, अपना श्वेत पत्र जारी करना चाहिए अपने पूरे राजनीतिक कार्यकाल का, कि कितनी पार्टियों में रहे और कैसे वो यही दांव पेच खेल करके सौदेबाजी करके चारों सदन के मेंबर हो गए। और दुर्भाग्य की बात है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का कद जो है उस हिसाब से देखिएगा तो कोई देश में ऐसा नेता नहीं मिलेगा जिसने हर जगह से इस्तीफा दिया, जो सदन जाता है और बीच में छोड़ के भाग जाता है। तो ऐसे रणछोड़ दास को बिहार की जनता कितना स्वीकार करेगी, ये तो इतिहास है, उनका ही इतिहास है। तो वो तो अपनी कह लीजिए कि राजनीतिक विरासत बचाने के लिए परेशान है, अपना राजनीतिक जो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं उसको बचाने के लिए वो परेशान है। विरासत कहाँ, किसका, कौन है जो बचाने की आवश्यकता है या फिर छुपाने की आवश्यकता है, ये तो उनको समझ में आ रहा होगा। लेकिन वो तो कहते नजर आ रहे हैं कि अब नीतीश कुमार की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, जदयू का मरणासन का पोजीशन पहुंच गया है, फिर से वो करप्शन वाले लोगों के साथ जुड़ गए और फिर कब वो नीतीश कुमार जी के शरण में चले जाएंगे इसका भी कोई अता पता नहीं है। अच्छा, मतलब ये भी हो सकता है कि फिर वो नीतीश कुमार के पास तो यही करते रहे हैं, कितनी बार वो ये सब चीज़ करके फिर नीतीश जी के शरणागत हुए हैं। दल का विलय करने वाले लोग अब दल बना रहे हैं, तो उनको तो जवाब अपने उन कार्यकर्ताओं को देना चाहिए ना, जिनको वो सड़क पर ले करके छोड़ देते हैं और खुद सदन में चले जाते हैं। तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा। मिला तो था उनको लोकसभा में 5 सीटें, कैसे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं किसको लड़ाया था चुनाव, जब बताएंगे क्या? 2 पर खुद लड़ गए, 3 को बेच दिए। तो ऐसे लोग, हमको तो नहीं लगता है कि बिहार की जनता उनको कुछ अब मानने को तैयार है। सड़क पे आ गए हैं, अब बहुत दिन नहीं है। अच्छा, वो जो कह रहे हैं कि महागठबंधन में तो नीतीश कुमार थे, लेकिन जब वो अपना सारा कुछ सपूत कर रहे हैं आरजेडी पे, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को, वो ये एक चीज़ नहीं कह रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ
नीतीश कुमार कहते थे कि हम कभी भी करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, फिर वही चीज़ वो करने जा रहे हैं। आप लोग इसका कितना सपोर्ट करते हैं? तेजस्वी यादव का कितना सपोर्ट करते हैं आप लोग? देखिए, करप्शन का जो सवाल है, तो केंद्र सरकार हर 3 साल में 5 साल में याद आता है क्या? 2017 में जिस मामले में छापा पड़ा, फिर 5 साल आप सो गए और फिर अब याद आया है। तो कहाँ क्या है? महाराष्ट्र का करप्शन कहाँ ख़त्म हो गया? बंगाल में कैसे करप्शन अब उनको नहीं दिख रहा है? तो उनका तो केंद्र सरकार का यह काम है। तो राजनीतिक अस्थिरता लाने के लिए जहाँ उनकी सरकार नहीं रहती है, जहाँ उनका बेस कमज़ोर होता है, वहाँ स्थापित लोगों को कमज़ोर करने के लिए वो केवल केंद्र सरकार उसका इस्तेमाल करती है। तो इन चीज़ों में, राजनीतिक हलचल में उपेंद्र जी हमेशा फंसते रहे हैं। उनको लगता है कि अब इधर कुछ नहीं होने वाला तो उधर कुछ होने वाला है, उधर कुछ नहीं। जहाँ उनको दिखता है कि कुछ बड़े आसार हैं, वहाँ वो घूम जाते हैं। संतोष जी, आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं कि तेजस्वी यादव मेरा गठबंधन का नेता बनते हैं? तो देखिए, गठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं, लेकिन वो तो अपना विरासत फिर सारा कुछ तो कहाँ विरासत दे दिए हैं? चर्चाएं होती हैं, आम चर्चाएं होती हैं, उसमें लोग जो साथ होते हैं, तो वो उन्होंने क्या कहा कि अगली पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ाना। बगल में तेजस्वी यादव जी थे, उनके कंधे पे हाथ रख दिया। बड़े दल के नहीं, इशारा नहीं है, इशारा युवाओं की तरफ। कितना बार किए हैं कि अब तो इन्हीं को बढ़ाना है, अब तो इन्हीं को युवाओं को बढ़ाना है, अगली पीढ़ी को बढ़ाना है। उसमें अगली पीढ़ी में तेजस्वी यादव जी बड़े दल के नेता हैं, बिहार के सबसे बड़े दल के नेता हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक उनका ये होता है। मांझी भी तो ये पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनके भी बेटा तो बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? इसमें कहाँ मना है कि नहीं बन सकते? तो इनके तरफ तो कभी इशारा नहीं किया गया है। कैसे आप कह रहे हैं कि इशारा नहीं किया? केंद्र में वो अपने साथ उनको हमेशा रखे हुए मंत्री बना करके, तो और कैसे बढ़ाया जाता है? यही ना इशारा है कि जो लोग हम लोग जहाँ भी हैं, तो नीतीश जी हमको साथ रखते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। तो कहाँ ना हमने नीतीश जी को छोड़ा है, ना उन्होंने हमको छोड़ा है। बाकी तो 2025 तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, ये सब लोग मानते हैं, आरजेडी के लोग भी मानते हैं। तेजस्वी यादव जी ने खुद कहा है कि 25 में होंगे कि 30 में होंगे, इसकी हड़बड़ी हमको नहीं है। जितना दिन नीतीश जी रहेंगे, उनके अनुभव का हम लोगों को लाभ लेना है और बिहार को आगे बढ़ाना है। ये भी तो कहा जा रहा है, जैसे आरजेडी वाले भी कहते नजर आ रहे थे कि अब ये नीतीश कुमार जी पीएम बनेंगे और तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। भाई देखिए, ये तो पूरा देश, तो आप लोग भी इसको स्वीकार कर लिए हैं ना? नहीं, हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि संतोष जी मुख्यमंत्री बने। कार्यकर्ताओं की बात जो है, कार्यकर्ता तो हर कोई कार्यकर्ता चाहता है ना, जो जिस दल में होता है। तो बड़ी पार्टी है ना आरजेडी। भाई बड़ी पार्टी छोटी भी सब साथ में हैं। बड़ी पार्टी है तो तय करेंगे ना हम लोग, जब अभी तो मुख्यमंत्री का चुनाव है नहीं। आप लोग मीडिया वाले भी केवल हम लोगों को आपस में झगड़ा लगाने के लिए अभी बात करें ना, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हम लोग अभी प्रधानमंत्री पर फोकस किए हुए हैं। जब मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, उस समय हम लोग मिल बैठ कर तय कर लेंगे। अगर सबकी रायशुमारी तेजस्वी यादव जी पर हो जाएगी। यही बात तो जैसे आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री कौन बनेगा बात कीजिए, तो वही बात तो मैं कह रही हूँ कि जैसे बोला जा रहा है कि पीएम नीतीश कुमार बनेंगे, तो सीएम का तो कुर्सी खाली। भाई आप लोग का जुबान लह जाए, आपके मुंह में घी शक्कर, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री हो जाएं, फिर हम लोग तय कर लेंगे। प्रधानमंत्री, एक बिहारी प्रधानमंत्री बन जाए और जब देश के सबसे बड़े कुर्सी पर नीतीश जी चले जाएंगे, तब तो फिर बिहार को नया सीएम मिलना होगा, तो उस समय हम लोग तय कर लेंगे। और उस समय देखा जाएगा, अगर तेजस्वी जी के नाम पर सबकी सहमति बन जाएगी, तो इसमें कहाँ कोई दोहरा। आज भी वो उप मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री के तौर पे तो नेता है ही हैं। बाकी जहाँ तक सवाल है मुख्यमंत्री कैंडिडेट कब होंगे, क्या होगा, तो समय आने पर होगा। अगर सर्वसम्मति से होता है तो, और सर्वसम्मति से ही ना कुछ होता है। अभी नीतीश जी सर्वसम्मति से नेता हैं, कल तेजस्वी जी हो जाएंगे, उनको मान लेंगे। संतोष जी हो जाएंगे, लोग उनको मान लेंगे। कहाँ कोई किसी में कोई विवाद तो है नहीं। यानी कि संतोष जी भी हो सकते हैं। क्यों नहीं? संतोष जी देखिए, 75 साल के बाद जो दलित राजनीति में जिन चेहरों को हम लोग तलाशते रहे हैं, उनमें प्रमुख रूप से आज एक नौजवान के रूप में, एक विद्वान मतलब प्रोफेसर के रूप में, और राजनीति के बड़े हस्ती श्री जीतन राम मांझी साहब रहे, उनके सानिध्य में वो पल बढ़ करके और आगे बढ़ रहे हैं। तो दलित नेतृत्व में भी तो ये, अब तो दलितों के बीच में भी ये चाहत है कि हमारे बीच का भी कोई मुख्यमंत्री। यही ना वर्ग की लड़ाई जो है, या हर कोई अपनी हिस्सेदारी चाह रहा है, तो उसमें कहाँ कोई दो राय है। तो उसमें दलितों की जो महती भूमिका है देश में, राज्य में, जो देखिएगा उनकी जो आबादी है, उसमें से उनके अंदर से भी कुलांचे भरते हैं।
हम गली में गांव में जब जाते हैं, टोले मोहल्लों में जाते हैं, तो लोगों में एक संतोष जी के प्रति नेचुरल ये दिख रहा है कि ये हमारे नेता हो सकते हैं। तो कल को क्या होगा, हम इसको कैसे नकार सकते करने हैं? का मतलब है कि ये पढ़े लिखे विद्वान हैं, तो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, लोगों को समझ सकते हैं। खूब अच्छे तरीके से, हम तो कहते हैं सबसे अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, क्यों नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उनका बखूबी यह बयान दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपने सुना ही। और मुख्यमंत्री के पद के लिए एक बार जीतन राम मांझी भी अपने बेटे का नाम लिए थे, और प्रवक्ताओं के भी मन में वही सवाल चल रहा है, वही जवाब चल रहा है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।